हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों मित्रों साथियों और सहेलियों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एसएससी यूपीपी और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम वनडे कंपटीशन एग्ज़ाम का साइंस। शुरुआत हम मानव फिजियोलॉजी से कर रहे हैं और उसमें चैप्टर लिए हैं तंत्रिका तंत्र। ये चैप्टर कक्षा 10 समन्वय और नियंत्रण में भी है और कक्षा 11 में भी है बायोलॉजी में 21वां चैप्टर समन्वय एवं नियंत्रण। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए तंत्रिका तंत्र कहते किसे हैं वो जान लीजिए। जो सूचना ग्रहण करे और सूचना ग्रहण करने के बाद आदेश दे उसी को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र बना होता है न्यूरॉन का। न्यूरॉन यानी इसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की विशेषता होती है ये सबसे लंबी कोशिका है शरीर की, लगभग 1 मीटर लंबी रहती है। शरीर में बहुत सारी तंत्रिका कोशिका अरबों तंत्रिका कोशिका हैं, वो आपस में जुड़कर एक जाल जैसी संरचना बना लेती हैं। और जन्म के बाद इसमें विभाजन नहीं होता। ये जो न्यूरॉन है जन्म के बाद इसमें विभाजन नहीं होता और इसका कारण है कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, इसी के कारण इसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती। और ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर की भी, और वैसे भी सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। अब देखिए तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो है वो कहलाता है न्यूरोलॉजी। इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी। और ऐसे डॉक्टर जो न्यूरोलॉजी का इलाज करते हैं यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित किसी भी रोग का इलाज करेंगे तो वो जो डॉक्टर रहते हैं वो कहलाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक, न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए एक एग्ज़ाम होता है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एग्ज़ाम टेस्ट, वो देना पड़ता है। उसमें अगर बढ़िया रैंक आया है तब जाके न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। तो ये तो था तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब आगे चल के तंत्रिका तंत्र को बांटा गया। तो तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधि तंत्रिका तंत्र और तीसरा है ऑटोनॉमस तंत्रिका तंत्र यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इसको फटाक से पेन कॉपी लेकर बैठे रहिए, जो जो बताया जा रहा है फोटोकॉपी करते चलिए, एक ठो नोट्स बनाते हुए चलिए, यहीं पर सब कुछ लिखवा दिया जाएगा। तो फटाक से इसका झेरॉक्स कीजिए। तो देखिए तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS और अगला है ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी ये पूरे शरीर के लगभग केंद्र में पाया जाता है। बीच से देखेंगे तो ये जो मस्तिष्क हो गया उसके बीच में ये मेरुरज्जु के अंतर्गत मेरुरज्जु, ये दोनों आ जाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। परिधि तंत्रिका तंत्र यानी ये शरीर के बाहर मतलब बाहरी आवरण पर पाया जाएगा। और एक है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक NCERT में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को इसी के अंतर्गत रखा गया है, तो वो वाला भी वर्गीकरण बताते हैं, पहले ये जान लीजिए। इसके अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है मस्तिष्क जिसको अंग्रेजी में कहते हैं माइंड ब्रेन, ठीक, और दूसरा आता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु ये रीढ़ के हड्डी के अंतर्गत रहता है, अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। परिधि तंत्रिका तंत्र यानी किनारे वाले में 2 ठो आएंगे। एक आता है कपाली तंत्रिका। कपाली तंत्रिका अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्रैनियम नर्व। क्या कहते हैं? क्रैनियम नर्व। और इसकी संख्या होती है 12 जोड़ी, 12 पेयर। और दूसरा आता है मेरुरज्जु तंत्रिका, ठीक, इसको कहते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व और इसकी टोटल संख्या होती है 31 जोड़ी, 31 पेयर। इसके अंतर्गत 2 क्रियाएं होती हैं। एक होता है अनुकंपी क्रिया। अनुकंपी ये इमरजेंसी क्रिया है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको सिंपैथेटिक, ठीक। और दूसरा है परानुकंपी क्रिया। परानुकंपी अंग्रेजी में पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को इतने ही भागों में बांटा गया है। इसमें से हम लोग बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधि, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब अगर NCERT के अकॉर्डिंग देखें तो NCERT कहती है कि तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बताया गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र। और ये जो ऑटोनोमिक है ये इसी के अंतर्गत आता है। परिधि के ही 2 प्रकार हो जाएंगे, एक हो जाएगा ऑटोनोमिक और दूसरा हो जाएगा यस यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत तब ये आ जाएगा, ठीक। तो इसको छाप लीजिए। अब इसको छापने के बाद अगला हेडिंग मस्तिष्क, ब्रेन कर लीजिए, ठीक। हैंग करे शुरू कर मोबाइल। तो चलिए देखिए जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका पहला भाग है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को समझते हैं, मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। तो
मस्तिष्क शुरुआत करते हैं। मस्तिष्क बना होता है दो तरह की कोशिकाओं से, एक को कहते हैं न्यूरॉन और दूसरे को कहते हैं गिलियल सेल। 90% इसमें न्यूरॉन रहता है, 10% रहता है गिलियल सेल। तो देखिए जो न्यूरॉन है इसमें विभाजन होता नहीं, गिलियल सेल में विभाजन होता है। और मस्तिष्क की इकाई अगर कहा जाए तो ये इकाई भी न्यूरॉन ही होता है। न्यूरॉन को हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मस्तिष्क के अगर वजन की बात की जाए तो इसका वजन होता है 1220 से 1400 ग्राम। ठीक। और हाँ, कहीं कहीं किताबों में महिलाओं का जो फीमेल का वजन दिया रहता है वो दिया रहता है 1100 या कहीं कहीं 1350, और जो मेल का वजन रहता है ये दिया रहता है 1400 ग्राम। ठीक। महिलाओं का वजन, मस्तिष्क के वजन, महिलाओं के मस्तिष्क का वजन पुरुषों के मस्तिष्क के वजन से थोड़ा सा कम होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि महिलाओं का दिमाग पुरुषों के दिमाग से कम तेज़ी से चलता है, वो निर्भर करता है कि IQ लेवल किसका कैसा है। तो ये मस्तिष्क के बारे में है। अब अगर मस्तिष्क के परत की बात की जाए तो देखिए ये जो ऐसे मान लीजिए ये जो बना दे रहे हैं ये है मस्तिष्क और बीच में ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये माइंड है और ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी के बीच में पाया जाता है। तो अब ये जो मस्तिष्क है इसके बाहर एक ठो परत पाई जाती है, उस परत यानी इसके परत या आवरण या कवर कह लीजिए, तो इसके कवर को कहते हैं मेनिंजस। मेनिंजस, इसी में मेनिंजस में ही कहीं अगर चोट लग जाती है तो एक ठो रोग हो जाता है मेनिंजाइटिस। तो समझ लीजिए ये जो है ये इसी को कहते हैं मेनिंजस। इसके बाहर ये क्या है, ये देखिए ये है मेनिंजस, इसके बाहर एक ठो हड्डी पाई जाती है और इस हड्डी को कहते हैं क्रैनियम। तो ये जो है ये क्या है, क्रैनियम यानी कि कपाली हड्डी। इसी के बाहर एक ठो और पतली सी परत पाई जाती है, इसको कहते हैं पेरियास्टियम। क्या कहते हैं, पेरियास्टियम। और सबसे बाहर में एक ठो आवरण पाया जाता है जिसको कहते हैं त्वचा यानी स्किन। अब स्किन पर ही ऐसे बाल उगे रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि देखा क्या होगा, आजकल नॉर्मल है बाल का झड़ना। तो प्रोटीन की कमी, देखिए बाल में पाया जाता है कैरोटीन को, तो कैरोटीन की कमी हो जाए तो बाल तो झड़ते ही हैं, प्रोटीन की कमी से झड़ेंगे ही। और एक ठो तरीका होता है जैसे बाल झड़ते हैं, तो यहाँ पर एक ठो परत बनती है। अब रोज़ खूब बढ़िया से साबुन शैम्पूल से एकदम रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं, एकदम ऐसे ऐसे करके नहा दे रहे हैं, तो वो परत हो जाती है नष्ट। जैसे ही वो परत नष्ट होगी तो यहाँ पर जीवाणु आसानी से आक्रमण कर देते हैं और वहाँ का बाल झड़ने लगता है। तो अच्छा होगा, जैसे महिलाएं 5 साल में एक बार नहाती हैं वैसे आप भी नहाइए रोज़, लेकिन हफ्ते में केवल 2 बार ही बाल को धोइए अच्छे से, तो बाल कम झड़ेगा। अब देखिए जो ये मेनिंजस है, अगर इसको इतने को जूम करें, इतने वाले भाग को जूम करें तो यहाँ पर 3 परतें देखने को मिलती हैं। जो सबसे बाहर वाली परत है इसको कहते हैं ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर। और जो अंदर वाली परत है इसको कहते हैं एरिकनॉइड। और जो अंदर वाली सबसे अंदर वाली परत है इसको कहते हैं पियामीटर। अब एरिकनॉइड और पियामीटर के बीच में खाली जगह होता है, इस खाली जगह को कहते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस। ठीक। ये जो मस्तिष्क है ये उर्स जैसे उर्स गेंद होती है भरतू, एकदम वैसे भरतू नहीं होता है, ये मस्तिष्क खाली होता है। चलिए देखिए लाइट कट गई थी इसलिए एकदम सब काला काला दिखाई दे रहा था, अब लाइट आ गई है। तो मस्तिष्क के अंदर एक तो गुहा पाई जाती है, इसके अंदर जो गुहा पाई जाती है उसको कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। इस वेंट्रिकल में और ये जो है सब एरिकनॉइड स्पेस, इन दोनों में एक तो तरल भरा रहता है, उसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक। तो मस्तिष्क, चलिए अब थोड़ा पूछ पाछ लें। हाँ, मस्तिष्क की गुहा को, मस्तिष्क का वजन, मस्तिष्क के आवरण को, ये सब आपको बताना रहेगा। कॉपी कलम ले लीजिए। जैसे चिल्ला चिल्ला कर गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, चिल्ला चिल्ला के खेलते कूदते हैं, उसी तरह चिल्ला चिल्ला कर पढ़िए भी। ये जो नाम आ रहे हैं जब तक ये चिल्ला चिल्ला कर लेंगे नहीं तब तक ये याद नहीं होगा। तो मस्तिष्क के आवरण यानी मस्तिष्क के कवर को क्या कहेंगे, मेनिंजस। मेनिंजस में ही चोट लग जाती है तो एक ठो रोग हो जाता है, उस रोग को कहते हैं मेनिंजाइटिस। इसी में अगर चोट लग जाए तो एक ठो रोग हो जाता है, उस रोग को क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस। ठीक। अब जो अगला है ये तो मस्तिष्क के बारे में हो गया। अब मस्तिष्क के विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। मस्तिष्क को बांटा गया है तो इतना छाप लीजिए, ये हाँ छाप लीजिए इतना। तो देखिए मस्तिष्क को भी आगे बांटा गया 3 भागों में। एक अग्र मस्तिष्क, इसको कहते हैं फोर ब्रेन। दूसरा मध्य मस्तिष्क, इसको कहते हैं मिड ब्रेन।
तीसरा पश्च मस्तिष्क, इसको कहते हैं हैंड ब्रेन। ठीक, इसके अंतर्गत 3 चीज़ें, पहला है सेरिब्रम, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पहले वर्गीकरण पढ़ लें। दूसरे को कहते हैं थैलमस, तीसरे को कहते हैं हाइपोथैलमस, और मध्य मस्तिष्क को देखें तो इसके अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं। पहला आता है इसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा आता है सेरिब्रल, सेरिब्रल पेंडिकल। याद रखिएगा, यहाँ है सेरिब्रम और यहाँ है सेरिब्रल। अगर पश्च मस्तिष्क में देखें तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला है सेरिबेलम, सेरिबेलम, ये 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, ये है सेरिब्रल, ये है सेरिब्रम और ये है सेरिबेलम। अगला है पोन्स बोरोलाई, पोन्स वैरोलाई, और जो अंतिम भाग होता है इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा। ये मस्तिष्क का वर्गीकरण है। मस्तिष्क को इतने भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में, मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में, पश्च मस्तिष्क को 3 भागों में। तो यही भाग हैं मस्तिष्क के। देखिए, इस अग्र मस्तिष्क को कहते हैं प्रोजेनसिफेलॉन, प्रोजेनसिफेलॉन, इसको कहते हैं मीजेनसिफेलॉन, मीजेनसिफेलॉन, और लास्ट वाले को इसको कहते हैं रोम्बेनसिफेलॉन, रोम्बेनसिफेलॉन। ये इन सब का दूसरा नाम था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक भाग को लेकर उसके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पेन कापी आप लोग लिए ही होंगे, फटाक से इसका फोटो कापी कीजिए, झेरॉक्स कीजिए अपने कॉपी में, तुरंत जल्दी कीजिए। ओके, तो ये लिख लिए होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, फिर इधर ये चलाया इधर। ठीक, तो देखिए, ये जो आगे वाला इतना भाग है इसको कहते हैं सेरिब्रम, ये है आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम। और यहीं एक ठो ऐसे करके भाग होता है, इसका नाम है कार्पस कैलोसस। ठीक, इसका क्या नाम है, कार्पस कैलोसस, कैलोसस। इतना पहले छाप लीजिए, फिर बढ़िया से मस्ती नहीं, चलिए अच्छा यहीं बता देते हैं। ये वाला भाग, इसका ऊपर वाला भाग इसमें कहलाता है थैलमस, इसी के नीचे वाला भाग कहलाता है हाइपोथैलमस। यहीं से एक ठो ग्रंथि लगी रहती है, नाम है पीयूष ग्रंथि। ठीक, और ये इसका भाग कहलाता है सेरिबेलम, ये है पोन्स, और ये है इसका मेडुला ऑब्लांगाटा, ये मेरु रज्जु है, मेरु रज्जु। ठीक, और ये इसका मध्य भाग कहलाता है, मस्तिष्क का मध्य भाग। तो इधर जिससे ये ऐसे जो मेरु रज्जु गया है, ये जो जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं सेरिब्रल पेंडिकल, और बाकी मध्य भाग कहलाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो इतना आप उतार लीजिए। अब मस्तिष्क के एक एक भागों को एकदम बढ़िया से पढ़ते हैं। देखिए, अग्रभाग का पहला भाग कहलाता है सेरिब्रम। अग्रभाग को प्रोसेनसिफेलस भी कहते हैं, ये भी याद रख लीजिए, प्रोसेनसिफेलस। तो ये जो सेरिब्रम है इसका दूसरा नाम है प्रमस्तिष्क, और ये पूरे मस्तिष्क का 66% भाग होता है। पूरे मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा भाग कौन होता है, यही। ठीक, अगर बात करें इसके काम की तो इसका काम है याद करना। जितनी भी चीज़ें आप सबको याद है, जैसे आपको याद है कि ये मार्कर है, तो ये आपका मस्तिष्क का सेरिब्रम वाला भाग याद किया है कि हाँ ये मार्कर है, तार की थरिया, लोटा, गिलास, जो भी आपको दिखाई देता है, कपड़ी, कपड़ा, पेन, कुर्सी, मिरर, ये जो भी चीज़ें आपको याद है कि हाँ ये आपके पापा हैं, चचा है, मौसा है, मौसी हैं, तो ये सब आपके मस्तिष्क का कौन सा भाग याद किया है, सेरिब्रम। जो सवाल लगाना रहता है, कैलकुलेशन करना रहता है, ये सब भी कौन करता है, सेरिब्रम। अब देखिए, जो लोग पागल रहते हैं उनमें क्या होता है, उनका सेरिब्रम थोड़ा कम विकसित। सेरिब्रम जितना ज़्यादा बड़ा उतना ज़्यादा तेज याददाश्त, जितना छोटा उतना कम तेज याददाश्त। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों को छोड़िए, जो पागल होते हैं उनका सेरिब्रम कम विकसित होता है। तो वो जैसे हम लोगों में जो क्रियाएं होती हैं उनमें भी वही क्रियाएं होंगी, बस होगा क्या, अंतर क्या रहेगा, ज़्यादा करके उनका जो याद करने की क्षमता है वो कम रहती है। जैसे वो किसी को देखेंगे तो देखने के बाद सोचेंगे, कहीं देखें, फिर कोई बगल से बताएगा पापा हैं, ओ पापा, तब उसको याद आएगा। ठीक, तो जो भी याद करने का काम है वो कौन करेगा, सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा भाग सेरिब्रम, 66% भाग रहता है। अब देखिए, अगर कोई चीज़ आप एक बार पढ़ ले रहे हैं याद, यानी आपका मस्तिष्क का भाग सेरिब्रम तेज, 10 बार पढ़ ले रहे हैं नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर पर कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ते रहिए, कैसे नहीं याद होगा। तो कहते हैं बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, कुछ नहीं, ठोकर खाने से दिमाग बढ़ता है। ठीक, ये दवा ले लीजिए, और इसके बाद आप लोग अगर नियमित व्यायाम करेंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे माइंड पर,
सेरिब्रम उतना ज़्यादा विकसित होगा। इसीलिए जब आप लोग छोटे थे तो बहुत सारी किताबें पढ़ाई जाती थी, बहुत सारे सब्जेक्ट। 9 में 10 में आ गए 6 सब्जेक्ट, फिर आगे 5 सब्जेक्ट, ऐसे आगे करके इसी तरह धीरे धीरे सब्जेक्ट को कम कर दिया जाता है। तो कभी आपने सोचा है कि पहले इतना ज़्यादा सब्जेक्ट क्यों पढ़ा दिया जाता है? ये प्रेशर इसीलिए दिया जाता है कि छोटे हैं, बचपन से ही आप अपने माइंड को जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे आपका दिमाग उतना तेज होगा। ठीक, तो ये नहीं कि हाँ चलिए तू ईटा लेके लव प्रेशर दी थी, लव प्रेशर, ये वाला प्रेशर नहीं। प्रेशर मतलब उस पर जितना आप उसको प्रैक्टिस पर करें, उसका आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा तेज होगा। पढ़ने से ही केवल दिमाग नहीं तेज होता, आप कोई नई चीज़ें कीजिए, सुबह उठिए कुछ नया कीजिए, जैसे ब्रश दाएं हाथ से करें बाएं हाथ से कीजिए, न्यूरॉन एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। मस्तिष्क में बहुत सारे अरबों न्यूरॉन पाए जाते हैं, पर उसमें से सक्रिय रहते हैं कुछ ही। तो सेरिब्रम का काम याद करना। अब देखिए लोगों का सबका दिमाग तो एक जैसा होता है, कुछ की याददाश्त तेज, कुछ की कम, कैसे वो जान लीजिए। अगर टेंशन लिए, टेंशन लेने से ये जो है तनाव से कम हो जाता है, फालतू सोच से, फालतू सोचना, टेंशन ले रहे हैं, बाप रे 12 पास हुई, BSc कर लिया, अभी तक सरकारी नौकरी ना गई, कहाँ हुए जीवन में 12 घंटा काम करे कोई, राम राम राम। तो ये फालतू की जो बातें हैं साइड में कर दीजिए। जितना फालतू बातें सोचेंगे सेरिब्रम उतना कमज़ोर होगा, जितना टेंशन लेंगे सेरिब्रम उतना कमज़ोर। तो फालतू की बातों को अवॉइड कीजिए। देखिए सोचेंगे कि हाँ भूल जाएं तो भूला कुछ नहीं जाता, बस चीज़ों को अवॉइड की जाती हैं। तो आप लोग भी फालतू चीज़ों को अवॉइड कीजिए और सुबह उठते मन नई नई चीज़ें कीजिए, इससे आपका सेरिब्रम तेज होता रहेगा। तो ये उतारते रहिए। तो चलिए, अग्र मस्तिष्क 3 भागों में, सेरिब्रम ये पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, यानी कि पूरे मस्तिष्क का 66% भाग यही होता है सेरिब्रम। इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। अगला नाम याद रखिएगा, इसका क्या नाम है? प्रमस्तिष्क। इसका कार्य देखें तो जितना भी चीज़ें आपको याद की हैं वो सब किसका काम है? सेरिब्रम का ही। याद करना, सोचना, समझना, ये सभी किसका काम है? सेरिब्रम का ही। जो स्मरण शक्ति होती है, स्मरण शक्ति कौन करता है? मस्तिष्क का भाग सेरिब्रम। देखिए स्मरण शक्ति यानी कि IQ लेवल कह सकते हैं। IQ लेवल जिसका जितना ज़्यादा रहता है उसकी याददाश्त उतनी तेज रहती है। IQ लेवल को मापते हैं कॉर्टेक्स में। तो जो याद करने वाली चीज़ है वो कौन नियंत्रित करेगा? सेरिब्रम। जो पागल लोग हैं उनके याद करने की क्षमता होती है कम। कारण क्या है? कि उनका सेरिब्रम कम विकसित होता है। तो जब सेरिब्रम कम विकसित रहेगा तो याददाश्त कमज़ोर रहेगी। तो सेरिब्रम जितना तेज, याददाश्त उतनी ज़्यादा। सेरिब्रम कम तेज यानी कि सेरिब्रम कम विकसित रहेगा, याददाश्त उतनी कमज़ोर। तो याद करने की क्षमता सेरिब्रम। जो लोग पागल लोग होते हैं उनको देखेंगे, सब कुछ जो क्रियाएं एक नॉर्मल व्यक्ति के अंतर्गत होती हैं वो क्रियाएं उनके अंतर्गत भी होंगी। अंतर क्या रहेगा? वो थोड़ा स्लो काम करेंगे। देखिए उनका जो सेरिब्रम है, पहले मान लीजिए किसी व्यक्ति को देखें तो ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे कौन है ये, तो बगल वाला बताएगा करिए तुम्हारे पापा हैं, ओह पापा ये है ये, तब ऐसे करेंगे। तो ये याद करने का काम कौन? सेरिब्रम। सेरिब्रम। अब देखिए जितना ज़्यादा टेंशन लेंगे आप, जितना ज़्यादा तनाव होगा, सेरिब्रम उतना हो जाता है कम। तो टेंशन फ्री रहिए, जीवन में कोई भी दुख तकलीफ घबराहट झंझनाहट मत लीजिए। तो जितना ज़्यादा टेंशन लेंगे सेरिब्रम कम हो जाएगा। अब टेंशन का कारण क्या है? देखिए मान लीजिए आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, तो टेंशन लेंगे कि बाप रे 18 घंटा पढ़ी था, नीट में सिलेक्शन नहीं होता, IIT में सिलेक्शन नहीं होता, SSC का जॉब नहीं लगाता है। तो जो फालतू का टेंशन लेंगे कि आज नौकरी नहीं हुई, आगे 12 घंटा खटना पड़ेगा, तो ये सब टेंशन लेना एकदम बंद कर दीजिए। इससे सेरिब्रम पर प्रभाव पड़ता है। रास्ते मान लीजिए घर रूम में से बाहर निकलें, रोड पर कोई पापा की परी दिख गई, तो देखते ही पसंद आ गई तो कहेंगे वाह काश हम दोनों मिलकर 1 हो जाएं, फिर 3 हो जाएं, फिर 7 हो जाएं, 11 हो जाएं, घरों में क्रिकेट खेलें। तो ये सब जो फालतू की बातें हैं ये सोचेंगे तो सेरिब्रम कमज़ोर होगा। सेरिब्रम कमज़ोर तो याददाश्त कमज़ोर। याद करने की जो क्षमता होती है वो होता है सेरिब्रम के पास। तो तनाव मुक्त रहिए, सेरिब्रम तेज से रहेगा। एक देखिए योगा व्यायाम से ये तो बढ़ता ही है, एक दवा आती है दिमागीन, इससे भी सेरिब्रम की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोग चाहें तो मेडिकल स्टोर पर ये दवा लेकर आप लोग बढ़ा सकते हैं सेरिब्रम को। वैसे रोज़ सुबह उठिए, जो काम करते हैं वो नियमित रूप से कीजिए। सुबह उठते मान योगा व्यायाम कीजिए, सेरिब्रम आपका खुद एकदम चंगा रहेगा। अब जो दूसरा है वो है थैलमस। थैलमस हमको बाहरी सूचना देता है। ये क्या करेगा? बाहरी सूचना देगा। 1 मिनट मारकर लग रहा है चल नहीं रहा है क्या? चल जा चल जा चल जा। तो देखिए बाहरी सूचना जैसे ताप ज़्यादा है यानी कि गर्मी है, तो गर्मी कौन बताएगा? थैलमस। ताप कम है यानी ठंड, तो ठंड कौन बताएगा? थैलमस। मान लीजिए किसी पापा की परी को देख रहे हैं और उसके पापा आए पीट दिए तो जब पीट देंगे आपको तो आपको दर्द होगा, दुख होगा आपको। तो जो दर्द हो रहा है
और दर्द में कौन सा दर्द? बाहरी दर्द। मान लीजिए हार्ट अटैक आया और वहाँ भी दर्द होता है, तो वो वाला दर्द नहीं, बाहरी दर्द, कोई पीटा है, दर्द हो रहा है, तो वो कौन बताएगा? थैलेमस। आप आराम से एकदम बैठे हैं, एकदम बैठे नहीं, एकदम खड़े हैं सावधान मुद्रा में, कोई आके पीछे से टच कर दिया, तो जो स्पर्श है वो कौन बताएगा? सेरिब्रम। कोई आपको ऐसे धीरे से कह रहा है शाबाश शाबाश, तो आपका सेरिब्रम बता देगा, हाँ, आपका ये थैलेमस बता देगा कि हाँ वो तुमको शाबाशी दे रहा है। कोई ईटा लेके ऐसे कर शाबाश शाबाश, तो आपका भी जो थैलेमस है तो कहेगा वो शाबाशी नहीं दे रहा है, वो तुमको पीट रहा है, तुम भी पीटो, तो समझ कर आप भी पीटेंगे। तो बाहरी सूचनाओं को कौन बताएगा? थैलेमस। अब आंतरिक सूचना की बात की जाए तो वो बताता है हाइपोथैलेमस। पहले तो ये जान लीजिए ये जो हाइपोथैलेमस है ये पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करेगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ये कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि के ऊपर ही पाया जाता है। तो देखिए जो हाइपोथैलेमस है ये शरीर के अंदर का सूचना बताएगा, यानी कि जो आंतरिक सूचना है, आंतरिक सूचना कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। आंतरिक सूचना में अब जैसे आप झगड़ा कर लिए किसी, मान लीजिए बारीक बारा कर एकदम मुँह से खोल लिए, तो झगड़ा करेंगे, तो झगड़ा करने पे गुस्सा आता है, तो गुस्सा करना कौन बताएगा? गुस्सा कर रहे हैं कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। अब गुस्सा देखिए जब भी गुस्सा हो तो कुछ मतलब अनवांटेड क्रियाएं ही होती हैं कुछ, तो बढ़िया है जब भी गुस्सा आए तो एकदम शांत रहिए। आप जहाँ जिस माहौल में है, जहाँ आपको गुस्सा आ रहा है वहाँ से हट जाइए, कहीं दूर चले जाइए। तो चलिए गुस्सा आया, घर से भाग गए, मतलब एकदम से भाग नहीं गए, बाहर चले गए। अब बाहर बैठे हैं, उदास हैं, तो उदासी कौन लाता है? हाइपोथैलेमस। अब कुछ लोगों को आप ग्राउंड में देख रहे हैं, खेल रहे हैं वो लोग, आप भी चले गए खेलने। अब जब खेलेंगे खूब तो पसीना आएगा, तो पसीना कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। अब खेलते खेलते आपको प्यास लग गई, तो प्यास कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। अब पानी पी लें आप, फिर भी प्यास नहीं गई, 2-4 बार हुआ, फिर भूख लग गई, तो भूख कौन बताएगा आपको? हाइपोथैलेमस। अब घर आएँ, आराम से मस्त माहौल है, घर आएँ, खाना मांगे, खाना मिला आपको, खाना खाते मन प्रसन्न हो गए आप, तो खुशी, आप खुश हैं, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। खुशी का अभाव, हाइपोथैलेमस। अब खाना इतना अच्छा बना कि आपको प्यार हो गया खाने से, तो प्यार मोहब्बत ये सब कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। देखिए बायोलॉजी कहती है कि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, सब केमिकल लोचा है। हार्मोन स्रावित हुआ प्यार, हार्मोन स्रावित हुआ गुस्सा, हार्मोन स्रावित हुआ झगड़ा, तो जो भी क्रियाएं होती हैं शरीर द्वारा, ये बायोलॉजी कहती है कि सब केमिकल लोचा है। देखिए समझाते हैं। ऑक्सीटोसिन को कहते हैं लव हार्मोन। शरीर में जब भी उसका स्राव होगा तो वो जो फीलिंग रहती है उसी को कहते हैं प्यार। तो जैसे सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन आवर बॉडी बाई लुकिंग एनी वस्तु इज नोन एज प्यार, ठीक, लव, नोन एज लव। तो जो प्यार है, देखिए ये जब भी अच्छी अच्छी चीज़ों को देखेंगे, अच्छी चीज़ें क्या, कुछ भी देखें ऑक्सीटोसिन का स्राव हुआ, उसी को क्या कहेंगे? प्यार। मान लीजिए रास्ते से जा रहे हैं, कोई जलपरी दिख गई, यानी वही पापा की परी दिख गई, देख लिए, अब ऑक्सीटोसिन का स्राव हुआ तो कहेंगे कि हाँ हमको इससे प्यार हो गया, ठीक। ऑक्सीटोसिन का जैसे ही स्राव होता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है कि हाँ इससे प्यार हो गया। तो अब इसके बाद गुस्सा, पसीना, प्यार, मोहब्बत, पेशाब, ये कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस, ठीक। सुबह उठकर जाते हैं बाथरूम, वो टॉयलेट, वो कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। इसको कहते हैं इमोशनल सेंटर। क्या कहते हैं? इमोशनल सेंटर। तो जो भी शरीर में क्रियाएं होती हैं, जैसे महसूस करने वाली जो भी बात होती है, वो कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, अगर 7 सेकंड किसी भी चीज़ों को देख लें तो हाइपोथैलेमस उसके प्रति एक्टिव हो जाता है। रास्ते से जा रहे हैं, गुलाब जामुन दिखा, 7 सेकंड तक देख लीजिए, खाने का मन कर देगा आपको। बच्चे खेल रहे हैं, आप देख लिए, ध्यान से 7-8 सेकंड तक देख लीजिए। आप भले बैठकर खूब पढ़ रहे हैं, आपका मन भी कर लेगा खेलने के लिए। मान लीजिए आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की, गए हैं पढ़ने, खूब मस्त से पढ़ रहे हैं, बगल से मम्मी की बर्तन मांजने वाली चिप्स निकाली, फाड़ कर खाने लगी, खड़खड़ की आवाज़ सुनकर आपका भी ध्यान जाएगा उधर, तो आपने देखा 7-8 सेकंड तक देख लिया, तो आपका भी मन कर देगा कि हम भी चिप्स खाएँ और इसको ललचाएँ कि ले ले तू भी ले। तो ठीक 7 सेकंड तक किसी भी चीज़ों को देखेंगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव। हाइपोथैलेमस जब भी एक्टिव होता है तो शरीर के ये मस्तिष्क के अन्य भाग को ये डीएक्टिवेट कर देता है। जैसे गुस्सा आया तो गुस्सा आने पे और कुछ नहीं सोचेगा, गुस्सा आएगा तो मार देंगे इसको, इसका ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई समझाएगा अरे रहने दो, आप बीच में बोलिए, इसको हम पीटेंगे, कैसे हमारी ये पेन लेकर गया, ढप्पून छीना हमसे, इसको मारेंगे। तो जब भी हाइपोथैलेमस एक्टिव, मस्तिष्क का अन्य भाग डीएक्टिव, ठीक। हाइपोथैलेमस को ज़्यादा सक्रिय करने के लिए गर्म वस्तुओं का, देखिए जैसे ही गर्म वस्तुओं का सेवन करेंगे हाइपोथैलेमस उतना ज़्यादा सक्रिय रहेगा। तो लहसुन, प्याज और गर्म गर्म भोजन
इसको कम कर दीजिए, हाइपोथैलेमस अपने कंट्रोल में रहेगा। तो ये था हाइपोथैलेमस के बारे में। इतना आप लोग छाप लीजिए, खड़ाक से इसको छापिए, तुरंत अपनी कॉपी में फोटोकॉपी कीजिए इसका। अब इसके बाद अगला आता है मध्य मस्तिष्क। तब तक थोड़ा कैमरा सेट कर ले पहले। ये तो चलिए देखिए, ये अग्र मस्तिष्क के भाग थे, इन सब के बारे में डिस्कशन हो गया। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, इसको मेसेंसेफेलस भी कहते हैं। अब इसके पहले चित्र बना के ज़रा समझ लेते हैं, ये सब तब तक आप लोग उतार लीजिए। तो देखिए, दूसरा है मध्य मस्तिष्क। इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना और सेरिब्रल पेंडिकल। इससे पहले मस्तिष्क का चित्र बना दें और सब भाग उसमें दर्शा दें। देखिए, ये जो आगे वाला बड़ा सा भाग होता है इसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क। ये है मस्तिष्क मान लीजिए। ऐसे ये आगे वाला इतना भाग, इसको कहते हैं सेरिब्रम। अब इसी का ये मध्य वाला भाग, यहाँ एक ठो मोटी सी हड्डी होती, मोटी सी यहाँ मोटा सा एक भाग होता है, इसका नाम है कार्पस कैलोसस, कार्पस कैलोसम। देखिए, अग्र मस्तिष्क जो सेरिब्रम होता है वो दो भाग होते हैं, राइट सेरिब्रम, लेफ्ट सेरिब्रम, यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। दोनों मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है कार्पस कैलोसम। ठीक, कार्पस कैलोसम। अब जो अग्र मस्तिष्क होता है उसी में एक ठो भाग होता है एमिनडेला, याद रखिएगा नाम, एमिगडेला। अगर मस्तिष्क का यही भाग निकाल दिया जाए तो हमको डर कभी नहीं लगेगा। तो जो डर लगने का काम होता है वो कौन करता है? एमिगडेला। ठीक, अब यहाँ एक भाग होता है, इसको कहते हैं थैलेमस, और इसी के नीचे छोटा सा भाग होता है, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक, अब ये ऐसे गई रहती है ये, तो ये जो भाग है ये वाला इतना, इसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और इसमें ये जो सटा हुआ भाग है इसको कहते हैं सेरिब्रल, सेरिब्रल। और ये ऊपर वाला भाग कहलाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ठीक, ये जो पीछे वाला भाग है इसको कहते हैं सेरिबेलम। ये वाला भाग कहलाता है पोन्स बोरोलाई, इसको कहते हैं पोन्स बोरोवैलोलाई। और ये है मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा। और ये इधर वाला भाग जो ये है ये कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु, यस सी, स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु। तो इसको समझते हैं। ये जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना है इसके दो काम होते हैं, एक ये करता है देखने का काम, देखना, और दूसरा है सुनना। देखिए, आँखों से देखने का काम कार्य करते हैं। तो ये मान लीजिए कोई वृक्ष है, इसको देखें, ये आँख है, आँखों में इसका चित्र बना। ठीक, आँख से एक ठो निकली रहती है प्रकाशिक तंतु। अब ये तंतु जाकर जुड़ी रहती है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना से। यहाँ ये लेंस हो गया, तो लेंस के अंदर ये जो रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा ऐसे। ठीक, तो आँख में उत्तर लेंस लगा होता है, तो जो भी चीज़ें देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है उल्टा। तो जैसे ही कोई चीज़ें देखें उल्टा प्रतिबिंब अंदर बना, वो प्रकाशिक तंतु द्वारा, ये है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, इसके द्वारा गया रहेगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना से। अब कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना उसको सीधा करेगा और भेज देगा इस सेरिब्रम के पास, कहेगा पहचानो जरा कौन है, तो वो कहेगा अरे ये तो वृक्ष है। ठीक, तो देखिए ये बहुत जल्दी से होता है। अब जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति दिखा, तो पहले आँख उस व्यक्ति को देखेगी, फिर उसका प्रतिबिंब उल्टा रेटिना पर बनेगा, वहाँ से प्रकाशिक तंतु सूचना ले जाएगी इलेक्ट्रिक के रूप में कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना के पास। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना उसको सीधा करेगा और भेज देगा सेरिब्रम के पास कि जरा पहचानो तो कौन है, देखा देखा सा लग रहा है। तो सेरिब्रम कहेगा पगलवा तुम्हारे चच्चा हैं, तो जाओगे चच्चा पाला के, फिर आगे वाला प्रक्रम आप करेंगे। देखिए, ये हो गया। अब सुनने का काम, मान लीजिए ये आंतरिक कान, ये कान हो गया, और ये अंदर वाला, ठीक, इसको कहते हैं पिन्ना। और ये है ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व, यहाँ से ये जुड़ी रहती है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना में। तो आंतरिक कान, देखिए ये बाह्य कान हो गया, मध्य कान, आंतरिक कान। मध्य कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, मैलियस, सिनकस, स्टेपिस। आंतरिक कान में ऐसी घोंघे की तरह संरचना पाई जाती है, इसको कहते हैं कॉक्लिया। क्या कहते हैं? कॉक्लिया। इसके अंदर बहुत से रोम पाए जाते हैं, जब भी ध्वनि अंदर जाती है तो वाइब्रेशन होता है, और जब भी वाइब्रेशन होगा तो ध्वनि उत्पन्न होगी। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक जाएगा कार्पोरा के पास, तो कार्पोरा बताएगा अच्छा इस वाइब्रेशन का मतलब कि तुम्हारा तारीफ कर रहा है। फिर कुछ कोई कहा, वाइब्रेट हुआ, खटाक से इलेक्ट्रिक गया, तो बताएगा इस वाइब्रेशन का मतलब तुमको गाली दे रहा है, दो जरा तुम भी समझ के तो बाहर हो जाएगी। तो देखिए, देखना सुनना ये कैसे हुआ, समझ में आया? सेरिब्रल पेंडिकल, इसका काम है कि मस्तिष्क को, यानी ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, बस इसका यही काम होता है। ठीक, ये वाला भाग देखिए, ये जो भाग है इसी को क्या कहते हैं? सेरिब्रल पेंडिकल। और इसके ऊपर वाला भाग कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। देखिए, इधर बहुत तेज़ी से आंधी आई है, बार बार बिजली काट दे रहा है, इसीलिए बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आइए
कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना काम है देखना सुनना। सेरिब्रल पेंडिकल इसका काम है मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़कर रखना, यही है मस्तिष्क। इसमें ये सेरिब्रम, ये थैलमस हाइपोथैलमस, ये ये है पोन्स बोरोलाई, ये मेडुला ऑब्लंगाटा, ये सेरिबेलम। तो ठीक, अब आप लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। इतना तब तक छाप लीजिए, खटाक से झेरॉक्स कीजिए। चलिए, अब आप सभी को बताना है कि हाँ कौन सा भाग क्या है। चलिए ये बताइए, इसको क्या कहते हैं? सेरिब्रम। काम याद करना। यहाँ पर एक ठो ऐसे रहती है संरचना, इसका नाम कार्पस कैलोसम, दोनों भागों को जोड़ने का काम करती है। और ये थैलमस, नीचे इसके हाइपोथैलमस, इसी के नीचे ऐसे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। अब यहाँ से ये भाग ऐसे गया रहता है, ये तो है पोन्स, ये मेडुला ऑब्लांगाटा, ये कहलाता है सेरिबेलम। और ये वाला भाग जो ऐसे यहाँ पर है, इसको कहते हैं सेरिब्रम। देखिए ये है सेरिब्रम, ये सेरिब्रल और ये सेरिबेलम। तीनों को थोड़ा ध्यान से इसमें अंतर जानते रहिएगा। इसका काम बैलेंस बनाना। जब भी देखिए आपको अगर कोई पीछे से ऐसे ऐसे थपथपा देता है तो उस समय माइंड चकरा जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। दौड़िए, बैलेंस बनाता है कौन? सेरिबेलम। खेलते कूदते वक्त बैलेंस बनाता है सेरिबेलम। देखना सुनना, यहाँ वाला भाग कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब आप लोगों को फटाफट बताना है। भूख प्यास, बाहर ठंडी है कि गर्मी, सेरिब्रम का काम, सवाल लगाना, याद करना। हाँ, इसी तरह आप सभी को ये सब बताते रहना है। बताइए कौन मस्तिष्क का कौन सा भाग मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है? और क्या हो गया? हाँ, अनैच्छिक क्रिया, सांस रोकना, स्लीपिंग। ठीक, बहुत बढ़िया। तो जानते रहिए, इसको क्रूरा सेरिब्री भी कहते हैं, क्रूरा सेरिब्री। ये मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ेगा, ये देखने और सुनने का कार्य करेगा। तीसरा जो मस्तिष्क का भाग है उसको कहते हैं पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का जो आखिरी भाग है उसको कहते हैं पश्च मस्तिष्क। ये जो इतना वाला भाग है इसी को कहते हैं पश्च मस्तिष्क। ये है सेरिबेलम, यहाँ एक ठो भाग रहता है, इसको कहते हैं पोन्स बोरोलाई, और आगे की तरफ ऐसे थोड़ा सा निकला रहता है, इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। चलिए इसके कार्य को समझते हैं। ये जो सेरिबेलम है, सेरिब्रम के बाद मस्तिष्क का यही दूसरा भाग होता है जो सबसे बड़ा होता है। सेरिब्रम के बाद इसी का नंबर है। ये बैलेंस बनाता है, शरीर का बैलेंस बनाएगा। जो बच्चे होते हैं वो आप देखेंगे कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो 6 महीने बाद, साल भर बाद वो पहले खड़ा होना सीखते हैं। ध्यान से खड़े होंगे, खड़े होने के बाद धीरे धीरे चलेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, धीरे 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 तब चलना शुरू करेंगे। गाय भैंस इन सब के जो बच्चे हैं वो पैदा होते हैं, ओलंपिक में भाग ले लेते हैं। तो देखिए कारण क्या है, गाय और भैंसों के जो बच्चे हैं वो जब पैदा होते हैं तो उनका सेरिबेलम पहले से ही बहुत ज़्यादा विकसित रहता है। मानव के बच्चों में ये शुरुआत से विकसित नहीं होता, जैसे जैसे वो अभ्यास करते हैं ये विकसित होते चला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा नाटक में, सर्कस दिखाने में एक ठो रस्सी रहेगी और उसी पर से चलेंगे, एक ठो डंडा भी लिए रहेंगे, ऐसे करके ऐसे भी नहीं करेंगे, चलते रहेंगे। अभी आप लोगों को कह दिया जाए कि हाँ एक पैर पर खड़े होंगे तो एक पैर पर खड़े होने के बाद ऐसे करेंगे, ऐसे गिर भी जाएंगे। पैंट निकालते वक्त एक पैर का निकाल के दूसरे का जब निकालने लगे कभी तो गिर जाते हैं कभी। तो शरीर का जो बैलेंस हो गया वो बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। शराब पीने पर सेरिबेलम अच्छे से काम नहीं करता। तो जैसे ही शराब पियेंगे तो झूम के चलेंगे, झूम बराबर झूम सराबर, खूब बात से इधर उधर, कोई मिल गया सामने से हट जाओ, अमीडियम है तो ये सब मेरा है, ठीक। तो जैसे ही शराब पी लेंगे, शराब पीने के बाद जो झूमते हैं वो सच में झूमते हैं। हाँ, पीने के बाद गाली देते हैं, वो अपने मन से पुरानी दुश्मनी निकालते हैं। तो ये बैलेंस बनाने का काम करता है पोन्स बोरोलाई। देखिए जो पोन्स बोरोलाई है ये लार बनता है, उसका श्रावण कराता है। लार का निर्माण कौन करेगा? लार ग्रंथि। श्रावण कौन करवाएगा? पोन्स बोरोलाई, ठीक। सांस रोकना यही करवाता है, सांस रोकना, ठीक। तो कुल मिला जुला के जो अनैच्छिक क्रिया होती है वो कौन कराता है? पोन्स बोरोलाई। और ये जो संरचना है इसी को कहते हैं पोन्स बोरोलाई। अब इसके ये जो है इसको सेरिबेलम, और ये जो आगे वाला बचा है इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। और देखिए पोन्स बोरोलाई का काम है स्लीपिंग, ठीक। तो जब आप सो जाते हैं, सोने के बाद श्वसन दर रहता है वो यही नियंत्रित करता है। श्वसन दर कौन नियंत्रित करता है? पोन्स बोरोलाई। अंतिम जो भाग है वो है मेडुला ऑब्लांगाटा। ये
पाचन कराता है, श्वसन कराता है, हृदय स्पंदन कराता है यानी हृदय दर को नियंत्रित करता है। ये सभी क्रिया कौन करेगा? ये रुधिर दाब को नियंत्रित करेगा। अब देखिए, मान लीजिए आप कोई भी कुछ गुलाब जामुन, बर्फी, छेना जो भी लेना है लेकर मुंह में ले लिए, दांतों से इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे। जब तक खाना मुंह में रहता है तब तक आपको पता है कि हाँ मुंह में है, इसका हम ये वो कर रहे हैं। जैसे ही मुंह के अंदर चला जाता है जब, तब तो आपको नहीं पता चलता ना कि ऐसा होता है कि हाँ एक ठो गोदी लेकर ढकेलते हैं, ढकेलें से यहाँ पहुँचा है, फिर और ढकेलें, अमाशय में पहुँचा, फिर छोटी आंत में। ऐसा तो नहीं होता। कारण क्या है? सुनाई दे रहा है बढ़िया से ना? हाँ, तो देखिए यहाँ जैसे ही जाता है तो आगे जाएगा, तो जो भोजन है वो धीरे धीरे आगे घसकता रहता है, और ये घसकाने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। अमाशय में जैसे वो पहुंचने वाला रहता है तो अमाशय की दीवार एचसीएल स्रावित कर देती है। तो उसको कौन बताया कि तुम एचसीएल स्रावित करो, भोजन आ रहा है? जहाँ पना थोड़ी है कि हाँ कहीं क्या जहाँ पना पधार रहे हैं, रास्ता खाली किया जाए। तो ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है यही बताता है कि हाँ भोजन आ रहा है, एचसीएल का निर्माण शुरू कर दिए। बनाने के निर्माण करने के बाद श्रावण भी जल्दी से तेजी श्वसन करवाता है कि हाँ ऑक्सीजन फेफड़े में कहेगा बैठाओ ऑक्सीजन को, सबको छोड़ दो, फिर कहेगा यहाँ रुधिर वाहिनी से ले जाओ उस कोशिका में, वहाँ ऊर्जा बनाओ। हृदय दर को नियंत्रित करेगा। डरने उड़ने पर हृदय स्पंदन बढ़ जाता है, वो समझेंगे हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में। तो रुधिर दाब को नियंत्रित करेगा, बीपी हाई है कि बीपी लो है, ये सब कौन करवाएगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए मस्तिष्क के भाग आज देख लिए हम। अब जो जो बताए हैं उसमें से कुछ पूछ रहे हैं, अब आप सभी को बताना है। चलिए, पीछे से आया कोई, पीठ थपथपा रहा है, साबस साबस, कौन बताएगा? थैलमस मार रहा है उमच उमच के, कार्य कार्य, ये कौन बताएगा? थैलमस। प्यास, थैलमस। भूख, दर्द, आंतरिक दर्द, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, घृणा, प्यास, सब कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। याद करने का काम प्रमस्तिष्क, पूरे मस्तिष्क का कितना भाग? 66%। बैलेंस बनाने का काम, सांस रोकना, गर्मी ठंडी बताना। तो ठीक है, अगले वीडियो में इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी दिक्कत, परेशानी, घबराहट, झंझनाहट रह गई हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।